हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। 22 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम है। क्लासेस बहुत कम आ रही थी, वीडियोस वगैरह कम आ रही थी यूट्यूब पे। तो अभी हमने सोचा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो पेपर है, जो हुआ था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। और उसके साथ जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन में दो चार क्वेश्चन और बनेंगे। तो करीब टीआरई 1 और टीआरई 2 मिला के 160 क्वेश्चंस हैं। और उससे अगर हम रिलेटेड पांच पांच क्वेश्चन भी अलग एक्स्ट्रा हम कर लेते हैं, या चार चार ही कर लेते हैं, 400-500 क्वेश्चन आराम से डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, टीआरई 1 का जो पहले मैं पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि पेपर कैसा था, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे वो हम लोग साथ में करेंगे। ठीक है, तो टीआरई 1 का पहला मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। और टीआरई 1 के 20-20 क्वेश्चन मैं डेली डिस्कस करूंगा। तो 8-10 क्लासेस में जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 का डिस्कस आराम से हो जाएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ। तो इसमें दोनों लैंग्वेज में एक साथ लाया हूँ, ताकि कई लोग जो इंग्लिश मीडियम में हैं, उनको हेल्प मिलेगी, और जो हिंदी में है वो तो समझ ही जाए। चलिए, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। टीआरई 1 का पहला क्वेश्चन था, मैच लिस्ट विद लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को हमें क्या करना, मैच करना है। सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। दिया हुआ है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जेके मेहता और सैमुअल्सन। वेल्थ ऑफ नेशन, स्कैरसिटी, इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी, इकोनॉमिक्स ग्रोथ और वांटनेस। यानी मार्शल का जो है, ये मार्शल, एडम स्मिथ, ये सब हैं। और वेल्थ ऑफ नेशन जो इनकी बुक्स की। चलिए, तो देखते हैं कि कौन कौन से मैथ्स की बात करेंगे। तो एडम स्मिथ का आप जान रहे हैं कि एडम स्मिथ की बुक आई थी वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1776 में। तो ये तो ठीक है। फर्स्ट का जो क्या आ जाएगा इसमें, फर्स्ट का, थर्ड का आपका जो फर्स्ट आएगा, थर्ड का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा आपका, थर्ड का फर्स्ट। ठीक है ना, थर्ड का यानी ए का क्या आएगा, यहाँ पे ए है, हाँ, थर्ड का फर्स्ट। रॉबिन्स जो है ये आपका बी का सेकेंड, स्कैरसिटी से संबंध है, आपको पता है। सैमुअल्सन का जो संबंध है वो ग्रोथ से है। ग्रोथ का डेफिनेशन किसका है, सैमुअल्सन का है। ग्रोथ डेफिनेशन किसका है, सैमुअल्सन का है। ठीक है, और जेके मेहता जी कहते हैं आवश्यक विहीनता। आवश्यक विहीनता जेके मेहता जी का है, यानी ये इधर आ जाएगा जेके मेहता। ठीक है, मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ, बाकी इंग्लिश वाले आप देख लीजिएगा। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। रॉबिन्स सीमितता का सिद्धांत है। मार्शल अर्थशास्त्र हो गए। और सैमुअल्सन ग्रोथ डेफिनेशन हो गया। यानी फर्स्ट का थर्ड आएगा, सेकंड का सेकंड। तो फर्स्ट का थर्ड कहाँ है, एक में ही है। सेकंड का सेकंड, और थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, ये तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी इसका करेक्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो जेके मेहता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जेके मेहता मेहता ने आवश्यक विहीनता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, एडम स्मिथ जी हैं, वो वेल्थ ऑफ नेशन 1976 में इनकी बुक थी। रॉबिन्स जितनी भी स्कैरसिटी डेफिनेशन है वो रॉबिन्सन का है। मार्शल अर्थशास्त्र संबंध रखते हैं, ठीक है। और सैमुअल्सन जो है वो ग्रोथ ग्रोथ डेफिनेशन संबंध है। ठीक है, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या आएगा, थर्ड आएगा। इसमें से अगर आप दो तीन भी जान रहे हैं तो आप इसको मैच कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है व्हेन डिमांड इज अनअफेक्टेड, सॉरी मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले आप खुद देख लेंगे यहाँ पे। मूल्य में कमी होने के बाद भी अगर मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच क्या होगी। देखिए, मांग की लोच का फॉर्मूला जो होता है उसको ध्यान से देख ले हम लोग। तो मांग की लोच का फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ये जान ही रहे हैं आप लोग। और ये आ जाएगा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये फॉर्मूला होता है मांग की कीमत लोच का। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जब मूल्य में कमी होने के बाद भी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कीमत में मान लेते हैं 10% कम हो रहा है, मान लेते हैं। कमी है तो कमी होगा। मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, देख लीजिए, जीरो। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एडी इक्वल्स टू जीरो। यानी मांग में प्रतिशत परिवर्तन जो है जीरो है आपका। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कोई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, और सिर्फ कीमत कम हो रही है। तो कीमत कम होने के मतलब, इसका मतलब क्या है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन नहीं हो रहा है तो 0%। कीमत में कमी आ रही है तो मान लेते हैं 10% कमी आ रही होगी। तो ये हमारा मांग की लोच कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, जीरो आ जाएगा। जब इस क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं तो ये कैसे भी हो सकता है, ध्यान दीजिए। जब ये इस तरह से भी हो सकता है कि मांग में हमारा कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, सिर्फ मांग परिवर्तन हो रहा है।
उस केस में अनंत आ जाएगा, ईडी क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अगर ये आ जाए कि मांग की लोच और कीमत की लोच में बराबर प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो एक एक के बराबर आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दे कि मांग की लोच मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कम है, तो ईडी एक से ज्यादा आ जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दे मांग में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा है, मांग में कम है, ईडी कितना आ जाएगा, ईडी लेस देन वन आ जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है ये पांचों चीजों को। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन इसमें क्या आएगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर इसमें क्या आएगा बताइए। मांग की लोच क्या होगी, मांग की लोच शून्य हो जाएगी। क्या होगी, मांग की लोच शून्य हो गई। इस क्वेश्चन के हिसाब से मांग की लोच क्या होगी हमारी, शून्य हो जाएगी। अनंत कब होगा तो मैंने बता दिया, इकाई के बराबर कब होगा, इन सब के बारे में मैंने बता दिया है। तो इन सब के बारे में अगर पूछेगा तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हु स्टेटेड इकोनॉमिक्स इज द सप्लीमेंट्री ऑफ आर्ट एंड साइंस। अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक है। ध्यान दीजिए, अर्थशास्त्र ये रॉबिन्स का डेफिनेशन नहीं होगा। रॉबिन्स हमेशा दुर्लभता के बारे में बात करते हैं, दुर्लभता के बारे में बात करते हैं, तो ये परिभाषा तो इनकी होगी नहीं। ठीक है ना। पीगू जो है, ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर जो है पीगू है, पीगू वेलफेयर ओरिएंटेड की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, कल्याण अर्थशास्त्र है ये लोग, कल्याण की बात करते हैं। कह रहा है कला एवं विज्ञान है, ये कोसा का दिया हुआ है, ये कोसा का है, ध्यान दीजिएगा, कोसा का दिया हुआ है ये। ठीक है ना, पीगू और रॉबिन्स के बारे में आप जान रहे हैं तो ठीक है ना, कोसा ने दिया है इनका। तो अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान किसने बोला था, कला एवं विज्ञान एक दूसरे का पूरक है, ये कोसा का दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, 20 के साथ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आप लोग प्लीज रेगुलर जितने भी वीडियो जो है वो देखते रहिएगा। मैं टीआरई 1 और टीआरई 2 का 20-20 क्वेश्चन मैं डेली करके रिवाइज कर दूंगा, उसके साथ और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कीमत लोच की गणना हेतु सही सूत्र का चुनाव कीजिए। कीमत लोच की गणना हेतु सही सूत्र का चुनाव कीजिए। देखिए, मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। आपने देखा ही है यहाँ पे, है ना, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन को बोलते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को बोलते हैं डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, तो ये कट जाएगा ऐसे, और ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। ये क्या हो जाएगा हमारा, मांग में मांग की कीमत लोच आ जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला देखिए कहाँ है, इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब जो होता है वो चेंज होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, चलिए अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। मांग की कीमत ले करना होगा, सूत्र क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये ठीक है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू ये गलत है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू बाई पी ये भी गलत है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। इसका आपको ध्यान रखना है। इसके ऑप्शन में और कोई सारे ऑप्शन तो गलत हैं, तो और कुछ नहीं बनता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये कीमत लोच है, ये मांग की कीमत लोच है। देखिए, अगर आपसे आई लोच पूछे, अगर आपसे पूछ दे आई लोच, आई लोच में क्या करना है आपको, यही फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ कीमत की जगह क्या आ जाएगा, कीमत की जगह वाई आ जाएगा, इनकम की जगह वाई आ जाएगा, और मतलब प्राइस की जगह वाई आ जाएगा, बाकी कीमत सेम रहेगा, ये बन जाएगा, ये आई लोच हो जाएगा। अगर आपसे मान लीजिए पूछ दिया तिरछी लोच क्या होती है, तिरछी लोच उसके बारे में भी देख लेते हैं। आई की तिरछी लोच जो होती है, आई की तिरछी लोच, तिरछी लोच जो होती है वो ईडी का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। जो फॉर्मूला लिखे हैं आप वही लिख दीजिएगा। ठीक है ना, ईडी जो होगा, एक मिनट, जो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, तो प्राइस हम वाई का ले लेते हैं और क्वांटिटी एक्स का ले लेते हैं, तो ये हमारी तिरछी लोच हो गया। तिरछी लोच का मतलब होता है एक की प्राइस में चेंज होने से दूसरे की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वाई की प्राइस भी ले लेंगे और एक्स का डिमांड ले लेंगे। यानी जो आपका मांग की लोच है वही आपकी आरी लोच है, बस प्राइस किसी और का लेना है वाई का और क्वांटिटी एक्स की। तो ये हमारा इसका जो है 44वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फर्स्ट करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
कहता है किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता की कीमत जो कीमत देने के लिए तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है उसके अंतर को अधिशेष संतुष्टि आर्थिक माप कहते हैं। इसको इस उपभोक्ता बचत कैसे इसे उपभोक्ता बचत कह सकते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, ये आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, जब भी उपभोक्ता बचत की बात करेंगे, जब भी उपभोक्ता बचत की बात करेंगे, उपभोक्ता बचत में हमारे मार्शल आ जाएंगे। उपभोक्ता बचत, उपयोगिता, ये सब जो है, ये सब उपभोक्ता, ये मार्शल का दिया हुआ उपभोक्ता बचत की अवधारणा जो है कंज्यूमर सरप्लस का, वो किसका दिया हुआ है? मार्शल का दिया हुआ है। मार्शल का दिया हुआ है। पीगू आप जान ही रहे हैं, वेलफेयर डेफिनेशन होते हैं, वेलफेयर डिफाइंड डेफिनेशन देते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना? रॉबर्टसन का मुद्रा परिणाम सिद्धांत भी है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। मार्शल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्शल इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम क्रियाओं का बिंदु है। इस प्रकार का आर्थिक क्रियाओं को सही क्रम में बताइए। देखिए, आर्थिक क्रियाएं जो होती है, जो हमारा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि उपभोक्ता न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही क्रम क्या होगा? ठीक है ना? आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कहता है कि उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता जो है आर्थिक क्रिया का प्रारंभ और अंतिम बिंदु वही है। ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता की जब भी बात करेंगे, उपभोक्ता में सबसे पहले होती है आवश्यकता, सबसे पहले होता है वांट, फिर होता है आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना? फिर उत्पादन होगा, फिर उपभोग होगा। यानी हमारी देखिए, उपभोक्ता स्टार्ट भी उपयोगिता आवश्यकता उपभोक्ता की सही होता है, तो यहाँ से स्टार्ट भी हो रहा है और उपभोग खत्म भी कर रहा है। तो ये आ जाएगा, ठीक है ना? क्लियर। देखिए, जैसे आर्थिक क्रिया हो जाएगा तो वो उपभोक्ता से नहीं होगा, उत्पादक से आ जाएगा। ठीक है ना? आर्थिक क्रिया, उत्पादन, ये सब तो होगा नहीं। उपभोक्ता न केवल प्रारंभिक बिंदु है, जब ये प्रारंभिक बिंदु की बात करेंगे तो आवश्यकता और उपभोग ये दोनों आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। ठीक है ना? आपको ये सोचना है। उपभोक्ता न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभिक बिंदु है, तो आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभिक बिंदु उपभोक्ता की आवश्यकता से स्टार्ट होगी और खत्म कब होगी? जब उपभोग से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित होता है? देखिए, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा जो होती है, सीमांत उपयोगिता तुष्टिकरण, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम पे होता है। ठीक है ना? जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी चीज का यूज करेंगे, वैसे वैसे उसकी मार्जिनलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग मार्जिनलिटी थ्योरी के हिसाब से द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इस पे डिपेंड करता है, डिक्रीजिंग मार्जिनलिटी थ्योरी पे डिपेंड करता है, डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, देखिए, कहता है उत्पत्ति की अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो यह सीमा पश्चात उस इकाई को प्राप्त होने वाली उपज घटने लगेगी। यह परिभाषा किसने, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। वो पानी पी लेते, फटाफट कमेंट कीजिए आंसर इसका। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, ये चीजें किन से तो संबंधित होगी नहीं, क्योंकि किन, जॉन मेनार्ड किन जो थे व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात, समष्टि की बात करते हैं। और ये उत्पादन संसाधन जो है, ये आपकी व्यष्टि की बात है। ठीक है ना? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन जो है,
थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की इनकी बुक थी, ठीक है ना, ये विनिंग स्टिगलर नहीं। ध्यान दीजिएगा, कहता है उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाई को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाई की बात करेगा, तो ये है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसे बोलते हैं, यह है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसे बोलेंगे आप परिवर्तनशील अनुपात का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ठीक है ना। ये परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, ये नियम जो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो इन सब का कोई संबंध प्रोडक्शन से नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा नन ऑफ दीज आ जाएगा। इसका आंसर जो क्या आएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परफेक्ट कॉम्बिनेशन पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है, क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता, एक मिनट इसको छोटा कर देते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, आइए, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक की उपज के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसका पहला अर्थ यह है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे किसी एक विक्रेता की उपज उस वस्तु की कुल उपज का एक बहुत ही थोड़ा भाग होता है, तथा दूसरे यह सभी क्रेता प्रतियोगिता विक्रेताओं को प्रतियोगिता विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होता है, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? कहने का मतलब यह है कि द परफेक्ट कंपटीशन प्रिविलेज द व्हेन the demand for the output of each producer is perfectly elastic. This entails first the number of seller is large so that output of any one seller is negligible, small production of the total output of the commodity, and second that buyers are all alike in respect of their choice of between rival sellers so that the market is perfect. Who gave the definition? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की ये तब पाई जाती है, ये डेफिनेशन जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का दिया हुआ है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का दिया हुआ है, ये डेफिनेशन जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का दिया हुआ है। मार्शल का आप डेफिनेशन समझ ही रहे हैं, मार्शल तो वेलफेयर से संबंधित है। ये डेफिनेशन जो है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का दिया हुआ है, क्रेप्स ये इनका संबंध नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहता है मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यलोच मैंने बताया था, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु के पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो आर्यलोच होता है। और आर्यलोच की दो हम अवस्थाएं देख लेते हैं। आर्यलोच की जब भी हम बात करेंगे, आर्यलोच में हम एक प्रतिस्थापन वस्तु देख लेते हैं और एक पूरक वस्तु देख लेते हैं। प्रतिस्थापन वस्तु के बारे में जानेंगे और पूरक वस्तु के बारे में जानेंगे। तो प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में क्या होती है? प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में जो है आपकी आरिलोच जो होगी वो धनात्मक होगी और पूरक वस्तु की स्थिति में ऋणात्मक होगी। आरिलोच का जो संबंध है वो प्रोफेसर मोरे से है, प्रोफेसर मोर से है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का बिल्कुल नहीं है। ये इम्परफेक्ट थ्योरी ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की बात करते हैं, ठीक है ना। और प्रोफेसर मोरे जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सैमुअल्सन जो है वो आपका वेलफेयर डेफिनेशन की बात, सॉरी ये ग्रोथ डेफिनेशन की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में ग्रोथ जो है, ग्रोथ की बात सैमुअल्सन के द्वारा किया गया है। तो प्रोफेसर मोर ने मांग की आरिलोच का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि सीधी मांग रेखा होने पर, सीधी मांग रेखा होने पर बिंदु लोच ईडी इक्वल्स टू 1 होता है। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, अब एक चीज ध्यान रखना है कि ये एक मांग की रेखा है, ठीक है ना। अब इस मांग की रेखा पे मांग की लोच अलग अलग आपको निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। देखिए मान लेते हैं ए बी सी, ये डी और ये ई। ईडी का फॉर्मूला होता है
कि मांग की निचली सीमा, ये ज्यामितीय विधि है। ये क्या है? ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि। और आपको ये ध्यान रखना है, मांग की लोच की तीन विधियां होती हैं। मांग की लोच की तीन विधियां होती हैं। मांग की लोच की जो है आपकी तीन विधि है। मांग की लोच, पहला होता है अनुपातिक विधि। दूसरा जो होगा आपका वो होगा आपका अनुपातिक और कुल व्यय विधि। और तीसरा जो होगा आपका ज्यामितीय विधि होगा। ज्यामितीय विधि। तो ये आपका क्या है? ज्यामितीय विधि है। ये क्या है? ज्यामितीय विधि है। तो ज्यामितीय विधि में फॉर्मूला होता है निचली सीमा, निचली सीमा अपॉन ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, निचली सीमा अपॉन ऊपरी सीमा। ठीक है। तो आप देखिए क्या कह रहे हैं, सीधी रेखा पर एक सीधी रेखा होने पर बिंदु ईडी लोच कहाँ होगी? ईडी लोच इक्वल टू 1। तो ध्यान रखिएगा ईडी लोच यहाँ पे बीच में होगी। बीच में क्या होगी कि जितनी निचली सीमा है उतनी ही ऊपरी सीमा है। यानी मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है निचली सीमा, ऊपरी सीमा भी उतनी है। तो ईडी इक्वल टू 1 कब आएगा? जब मध्य बिंदु पे काट रहा हो, यानी मध्य बिंदु पे जब काटेगा, जब कहाँ काटेगा? वो मध्य बिंदु पे काटेगा। ध्यान रखिएगा मध्य बिंदु से ऊपर काटेगा तो ईडी एक से ज्यादा होगा और ये यहाँ पे इंफिनिटी होगी। मध्य बिंदु से कम काटेगा तो ईडी लेस देन 1 होगा और यहाँ पे ईडी क्या होगा? जीरो होगा। ये जीरो होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए जब मध्य बिंदु के जब मध्य बिंदु मांग वक्र के मध्य में हो, नहीं, जब मध्य बिंदु के ऊपर हो, ऊपर होगा तो एक से ज्यादा हो जाएगा। जब बिंदु मांग वक्र के मध्य बिंदु से नीचे हो, ओ सॉरी 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 सॉरी, नीचे हो, ये भी नहीं होगा, नीचे हो तो एक से कम हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी सॉरी, तो ये ध्यान नहीं दिया मैंने। तो ये आ जाएगा सी, मध्य बिंदु पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? मध्य बिंदु पे होना चाहिए। तो इसका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? इसका सी क्या है? करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रेफर्स production in comparison to consumption, consumption in comparison to production, consumption and production both for the goods, none of these are more than one or none of these। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री उत्पादन को उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व मानते हैं। बिल्कुल सही है। उपभोग को उत्पादन के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं। बिल्कुल नहीं। उपभोग और उत्पादन दोनों राष्ट्र की भलाई के लिए है। ठीक है ना? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं उत्पादन को उपभोग से मुकाबले अधिक महत्व है, यानी उत्पादन कीजिए, उपभोग अपने आप हो जाएगा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री उत्पादन को उपभोग के मुकाबले अधिक मानते हैं। ठीक है ना? अधिक महत्व देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है साम्य की स्थिति में एकाधिकार कब होता है? अब बताइए एकाधिकार की साम्य की स्थिति में क्या है? कल ही मैंने पेड़ वाले बैच में बताया था। कल ही पेड़ बैच वाले बैच बताया था कि एकाधिकार में साम्य की स्थिति कब होगी? बताइए संतुलन कब होगा? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए साम्य की स्थिति कब होगी? जब हमारा एमआरएमसी बराबर है। बिल्कुल सर, एमआरएमसी बराबर होना चाहिए, ये साम्य की स्थिति है। ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि पी इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू एम सी। पी इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू एम सी कहने का मतलब ये ऐसे है कि आपका प्राइस ए आर एम आर बराबर होना चाहिए। ये सिर्फ परफेक्ट कॉम्बिनेशन में हो सकता है, पूर्ण प्रतियोगिता का में हो सकता है ये, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत बराबर होती है, कीमत ए आर होता है और ए आर एम आर के बराबर होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो ये हो सकता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एकाधिकार की बात कर रहा है। एकाधिकार में संतुलन में एम आर इक्वल्स टू एम सी तो है ही, और ये दोनों किससे बराबर हो ज्यादा होना चाहिए? कीमत से ज्यादा होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए? कीमत से ज्यादा होना चाहिए। एकाधिकार में साम्य तभी होगा जब कीमत जो है प्राइस एम आर इक्वल्स टू एम सी से ज्यादा होगा। एम आर इक्वल्स टू से एम सी से ज्यादा कीमत होना चाहिए तभी साम्य होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? एम सी और एम आर ज्यादा है तो कहाँ से होगा? तो संतुलन में नहीं होगा, वो हानि होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसका सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कीमत विभेद देखिए, आप लोगों की वजह से टी आई टू टी आर जो बीपीएससी पेपर आया है,
तो जब से थियरी वन आया है उसमें तो मैंने पेपर आपको करा स्टार्ट नहीं करा था क्लास। थियरी टू से मैंने क्लास स्टार्ट किया। तो जो आईओसी सुपर 50 का परिवार है वो आपका परिवार है। ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे ग्रोथ करना है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा जो भी आपके टीआई थ्री तक जो भी पेपर होंगे उसमें 10-15 वीडियोस आपके मैं जो भी रिलेवेंट है वो मैं डालूंगा। ठीक है ना। बाकी आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें। ठीक है ना। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते। और आपको क्लासेस कैसी लगती है वो भी कमेंट करते रहें। चलिए, कीमत विभेद की अवस्था में बाकी एक आध दो जो हमारे जान पहचान के हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, पढ़ना है नहीं उनको कुछ, पॉजिटिव ही कमेंट करते हैं बेचारे, वो अपने हिसाब से। चलिए, एक कीमत विभेद की अवस्था में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होती है। अब बताइए, कीमत विभेद की अवस्था में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की अधिक लोच होती है उसकी कीमत क्या करता है? वो ज्यादा रखता है, कम रखता है, क्या करता है? देखिए, कीमत विभेद की अवस्था में एकाधिकारी जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होगी, ध्यान रखिए जिस बाजार में मांग की लोच अधिक होती है वो क्या करेगा? कीमत कम रखेगा, उसमें अपनी कीमत क्या रखेगा? नीचे रखेगा। और इसका उल्टा ध्यान रखिएगा, जिस अवस्था में एकाधिकारी मांग की लोच अधिक होगी, यानी मांग की लोच अधिक तो कीमत कम, मांग की लोच अधिक, मांग की लोच लोच अधिक होगी तो क्या करेगा? कीमत नीचे रखेगा, कीमत जो है वो कम रखेगा, कीमत कम रखेगा, कम या नीचे रखेगा। ठीक है ना, कम या नीचे रखेगा। दूसरा है, अगर मांग की लोच कम होगी तो अधिक रखेगा, कीमत अधिक रखेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कहता है विभेदकारी एकाधिकार के साम्य के लिए आवश्यक है। विभेदकारी एकाधिकार आप समझ रहे हैं, है ना, जहाँ पे वस्तु विभेद वगैरह होता है उसमें साम्य की अवस्थाएं कब होती है ये बताइए। साम्य की अवस्थाएं कब 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 होती है? ध्यान रखिए, विभेदकारी एकाधिकार में जो होगा आपका साम्य की अवस्था MR1 इक्वल्स टू MR2 इक्वल्स टू MR3। इसका सी करेक्ट आंसर होगा, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20-20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड और लगेगा तो हम लोग करेंगे। कौन सा कथन सत्य है? देखिए, एकाधिकार में तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एकाधिकार में AR ज्यादा होता है MR से। और आपको ये चीज बता दें, ये एकाधिकार हो गया। एकाधिकारात्मक में या एकाधिकारी में प्लस एकाधिकार, ध्यान रखिएगा, एकाधिकार, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में AR ज्यादा होगा किससे? MR से। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक दोनों में AR क्या होगा? ज्यादा होगा MR से। AR ज्यादा होगा MR से। ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये जो AR इक्वल टू MR होता है ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, क्योंकि कीमत समान होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ऐसा होता है, AR ज्यादा MR। लेकिन AR इक्वल टू MR, AR ज्यादा MR होगा, ये आपका होगा पूर्ण पूर्ण प्रतियोगिता में, ये कभी नहीं होता। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, AR इक्वल टू MR जो होगा वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होगा, और AR ज्यादा MR जो होगा वो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होगा। बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग? कमेंट जरूर करते रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो AR MR बराबर होगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्में, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्में क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पे अत्यधिक फर्म होते हैं, यानी फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, लेकिन कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। और जो उद्योग कीमत निर्धारित करती है वही कीमत सभी फर्मों को स्वीकार करनी पड़ती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फर्में क्या होती है? कीमत स्वीकारक होती है। ठीक है, कीमत निर्धारक होती है? बिल्कुल नहीं।
कीमत स्वीकार्य का निर्धारक होती है, बिल्कुल नहीं, ये तो होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, ठीक है ना। कीमत स्वीकारक होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। कीमत निर्धारक जो होता है वो एकाधिकार में होता है, क्योंकि अकेला है। कीमत स्वीकारक और निर्धारक ये एकाधिकार में होगा, एकाधिकार। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। मोनोपोली में होता है ऐसे। नेक्स्ट कहता है, एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है, भिन्न भिन्न क्रेताओं के साथ विभिन्न कीमतों में बेचने के लिए क्रियाओं की कीमत कीमत विभेद कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? बताइए, यह परिभाषा किसने दी थी कि अलग अलग जो है, कि आप अलग अलग क्रेताओं से, एक ही विक्रेता जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है, भिन्न भिन्न